स्वागत है। आज हम अमेरिकी वीजा सिस्टम की जो थोड़ी उलझी हुई दुनिया है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसमें यूएस वीजा की अलग अलग किस्मों के बारे में बताया गया है। तो आज का मकसद यह है कि इस जानकारी से हम समझें कि भाई ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और जो सबसे जरूरी वीजा हैं वो कौन से हैं। हो सकता है कोई अमेरिका जाने की सोच रहा हो या शायद बस जानना चाहता हो कि ये सब है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीजा मोटे तौर पर कितने तरह के होते हैं? बिल्कुल, देखिए अमेरिकी वीजा को हम मोटे तौर पर दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अच्छा। पहला है नॉन इमिग्रेंट वीजा। ये उनके लिए जो कुछ समय के लिए मतलब टेम्पररी अमेरिका जा रहे हैं, और दूसरा है इमिग्रेंट वीजा जो वहां परमानेंटली यानी स्थायी रूप से बसने के लिए होता है। अच्छा, दो तरह के, ठीक है। तो पहले वो जो अस्थायी हैं मतलब टेम्पररी विजिट वाले, उनसे शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। तो नॉन इमिग्रेंट वीजा जैसा मैंने कहा उन लोगों के लिए है जो बस थोड़े समय के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। जी। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे घूमने फिरने जाना हो, बिजनेस के काम से, या फिर पढ़ाई करने, या कोई टेम्पररी नौकरी के लिए। ओके। और इन सब में खास बात यह होती है कि आपको आमतौर पे ये साबित करना पड़ता है कि हाँ, आपका इरादा वापस अपने देश लौटने का है, आप वहीं बसने नहीं जा रहे। हाँ, ये वापस लौटने का इरादा वाली बात काफी सुनी है। अच्छा, दस्तावेज में कुछ आम टेम्पररी वीजास का जिक्र है, जैसे B1 बिजनेस वालों के लिए और B2 टूरिज्म या इलाज के लिए। हाँ बिल्कुल, B1 बिजनेस विजिटर्स के लिए और B2 टूरिज्म या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और अक्सर ये होता है कि एम्बेसी B1 B2 वीजा एक साथ ही दे देती है। अच्छा, कंबाइंड। हाँ, फिर काम के लिए भी कई तरह के वीजा है, जैसे एक बहुत कॉमन है H1B। हाँ, H1B तो काफी सुना है, खासकर टेक इंडस्ट्री में। बिल्कुल, ये खास स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्हें आमतौर पर बैचलर डिग्री या उससे ज्यादा की जरूरत होती है। फिर एक L1 वीजा है, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी ही कंपनी के अंदर अमेरिका ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी। ओके। और अगर कोई साइंस, आर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस या एथलेटिक्स में मतलब बहुत ही असाधारण काबिलियत रखता है तो उनके लिए O1 वीजा है। असाधारण काबिलियत, इंटरेस्टिंग। हाँ, और यहां तक कि खेती के काम के लिए H2A और दूसरे सीजनल नॉन एग्रीकल्चरल कामों के लिए H2B भी अलग अस्थायी वीजा है। एथलीट्स और एंटरटेनर्स के लिए P वीजा भी होता है। वाह, काफी वैरायटी है। और स्टूडेंट्स का क्या? दस्तावेज में F1 और M1 का जिक्र था। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए भी है। F1 वीजा है एकेडमिक पढ़ाई करने वालों के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज, और M1 वीजा है वोकेशनल या नॉन एकेडमिक पढ़ाई, मतलब कोई ट्रेनिंग कोर्स वगैरह करने वालों के लिए। अच्छा। बिल्कुल। ये खास स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्हें आमतौर पर बैचलर डिग्री या उससे ज्यादा की जरूरत होती है। फिर एक L1 वीजा है, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी ही कंपनी के अंदर अमेरिका ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी। ओके। और अगर कोई साइंस, आर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस या एथलेटिक्स में मतलब बहुत ही असाधारण काबिलियत रखता है तो उनके लिए O1 वीजा है। असाधारण काबिलियत, इंटरेस्टिंग। हाँ, और यहां तक कि खेती के काम के लिए H2A और दूसरे सीजनल नॉन एग्रीकल्चरल कामों के लिए H2B भी अलग अस्थायी वीजा है। एथलीट्स और एंटरटेनर्स के लिए P वीजा भी होता है। वाह, काफी वैरायटी है। और स्टूडेंट्स का क्या? दस्तावेज में F1 और M1 का जिक्र था। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए भी है। F1 वीजा है एकेडमिक पढ़ाई करने वालों के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज, और M1 वीजा है वोकेशनल या नॉन एकेडमिक पढ़ाई, मतलब कोई ट्रेनिंग कोर्स वगैरह करने वालों के लिए। अच्छा, अब अगर कोई परमानेंटली वहां रहना चाहे, मतलब स्थायी निवास या जिसे हम आमतौर पर ग्रीन कार्ड कहते हैं, उसके लिए कौन से वीजा हैं? हाँ, तो उसके लिए आते हैं इमिग्रेंट वीजा। ये उन लोगों के लिए है जो अमेरिका में स्थायी रूप से रहने का इरादा रखते हैं। इसके लिए मोटे तौर पे 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला,
परिवार के आधार पर। ओके, फैमिली बेस्ड। दूसरा नौकरी या रोजगार के आधार पर, मतलब एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। और तीसरा है डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी। ठीक है, तो ये परिवार वाला रास्ता कैसे काम करता है? कौन अप्लाई कर सकता है? बच्चे, कुछ मामलों में माता पिता और भाई बहन भी। अच्छा, लेकिन इसमें किस रिश्ते के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एप्लीकेंट किस देश से है, उस हिसाब से वेटिंग टाइम काफी अलग अलग हो सकता है। कुछ कैटेगरीज में जल्दी हो जाता है, कुछ में सालों लग जाते हैं। हाँ, ये वेटिंग टाइम वाला मसला तो सुना है। ठीक है, और दूसरा रास्ता नौकरी वाला, दस्तावेज में EB1 से EB5 तक की कैटेगरीज हैं, ये क्या है? हाँ, ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड EB कार्ड कैटेगरीज है। ये एप्लीकेंट की स्किल्स, एजुकेशन और कुछ मामलों में इन्वेस्टमेंट पर आधारित होती है। जैसे EB1 कैटेगरी है प्रायोरिटी वर्कर्स के लिए। इसमें वो लोग आते हैं जिनकी योग्यता बहुत ही असाधारण मानी जाती है, साइंस, आर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस, एथलेटिक्स में, या फिर आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स या मल्टीनेशनल मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स। ओके, मतलब टॉप टियर वाले लोग। हाँ, कह सकते हैं। फिर EB2 है उन प्रोफेशनल्स के लिए जिनके पास एडवांस्ड डिग्री है या फिर जिनकी एक्सेप्शनल एबिलिटी है। EB3 कैटेगरी स्किल्ड वर्कर्स, प्रोफेशनल्स जिन्हें बैचलर डिग्री चाहिए और कुछ अन्य वर्कर्स के लिए है। ठीक है। EB4 में कुछ स्पेशल इमिग्रेंट्स आते हैं, जैसे कुछ धार्मिक कार्यकर्ता या इराकी अफगानी ट्रांसलेटर्स जिन्होंने US के साथ काम किया हो वगैरह। और आखिर में EB5 है इन्वेस्टर्स के लिए। ये उन विदेशी निवेशकों के लिए है जो अमेरिका में एक तय रकम इन्वेस्ट करते हैं और कम से कम 10 फुल टाइम जॉब्स पैदा करते हैं अमेरिकी वर्कर्स के लिए। अच्छा, तो ये इन्वेस्टमेंट वाला रूट है। हाँ। और वो तीसरा रास्ता डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी, जिसे ग्रीन कार्ड लॉटरी भी कहते हैं। डाइवर्सिटी वीजा या DV लॉटरी, ये एक सालाना प्रोग्राम है। इसका मकसद है उन देशों के लोगों को अमेरिका आने का मौका देना जहां से पिछले 5 सालों में इमिग्रेशन रेट्स कम रहे हों, मतलब US की आबादी में डाइवर्सिटी बढ़ाना। इसके लिए एक ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम होता है। अच्छा, ये लॉटरी वाला सिस्टम है। ठीक है। दस्तावेज में कुछ और खास मामलों का भी जिक्र था, जैसे शरणार्थी और शरण मांगने वाले जी। और एक SB1 वीजा। हाँ, बिल्कुल। शरणार्थी वो होते हैं जिन्हें अपने देश से बाहर रहते हुए अमेरिका में शरण दी जाती है, अक्सर उत्पीड़न के डर से। और शरण मांगने वाले असाइलीज वो होते हैं जो या तो अमेरिका पहुंच चुके होते हैं या बॉर्डर पर शरण मांगते हैं उन्हीं कारणों से। इनके लिए प्रोसेस अलग होता है। ओके। और SB1 वीजा उन लोगों के लिए है जो पहले अमेरिका के स्थायी निवासी थे, यानी उनके पास ग्रीन कार्ड था, लेकिन किसी ऐसे कारणों से जो उनके बस में नहीं था, वो 1 साल से ज्यादा अमेरिका से बाहर रह गए और अब वापस लौटना चाहते हैं। उन्हें साबित करना होता है कि उनका इरादा हमेशा से लौटने का था। अच्छा, ये भी एक खास स्थिति है। हाँ, ये सब विशेष परिस्थितियां हैं जिनके लिए अलग नियम और प्रक्रियाएं हैं। तो अमेरिकी वीजा सिस्टम बहुत फैला हुआ है ना। इसमें हर जरूरत के हिसाब से कोई ना कोई रास्ता है, चाहे थोड़े समय के लिए जाना हो या हमेशा के लिए। बिल्कुल सही। सबसे जरूरी बात यही है कि आप पहले ये समझें कि आपके अमेरिका जाने का असल मकसद क्या है, और फिर उसके हिसाब से सही वीजा कैटेगरी कौन सी है। जैसा कि दस्तावेज भी बताता है, आपकी अपनी सिचुएशन, मतलब आप क्यों जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई क्या है, काम का अनुभव कैसा है, ये सब बातें तय करती हैं कि आपके लिए कौन सा वीजा या रास्ता सबसे फिट बैठेगा। हाँ। और यहीं से ये सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, ये जानना कितना अहम है। बिल्कुल। और यह हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है कि सही वीजा कौन सा है ये पता लगाना तो बस पहला कदम है। असली काम या कह लें चुनौती तो शायद उसके बाद शुरू होती है। एप्लीकेशन भरना, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, इंटरव्यू देना और बाकी सारी शर्तें पूरी करना, ये अपने आप में एक और काफी गहरी बात का टॉपिक हो सकता है।